गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 भाग 2 सब्जेक्ट सिविक्स पार्ट लेसन 7 मीडिया और लोकतंत्र के बारे में बताऊँ। हमने भाग 1 के बारे में आप लोगों को बताया था कि मीडिया और लोकतंत्र क्या होता है या मीडिया क्या होता है, मीडिया से हम लोगों को किन किन चीज़ों की जानकारी होती है, इसके बारे में कल बताया गया था। आज आगे मीडिया और लोकतंत्र, मीडिया नैतिकता और जवाबदेही, प्रेस की स्वतंत्रता, कानूनी देखरेख, सूचना का अधिकार और अधिनियम। मीडिया और लोकतंत्र, इस पॉइंट पर हम आते हैं। मीडिया और लोकतंत्र का अर्थ होता है कि हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। मीडिया को कोई भी बात जनता के सामने लाने के लिए सबसे बड़ी मुद्दा को इस समय उनके सामने, जनता के सामने पेश करना चाहिए, जिससे कि जनता में अराजकता न फैले, लोगों के बीच में अराजकता न फैले, लड़ाई झगड़े न हो, दंगे फसाद न हो। इस चीज़ को, क्योंकि मीडिया कभी कभी ऐसे मुद्दों को लेकर के चली आती है, सामने पेश किया जाता है, जिससे कि जनता में असंतोष या रोष की भावना या क्रोध की भावना, द्वेष की भावना फैल जाती है। जैसे हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होने के नाते अगर धर्म में किसी भी प्रकार की हानि होती है या किसी भी धर्म के प्रति आघात पहुंचाया जाता है, तो उसको भी अगर कभी कभी मीडिया में, न्यूज़ में उसको सामने लाया जाता है, तो जनता इसका विरोध करती है। तो लोकतंत्र में सब कुछ जनता के राय के अनुसार काम होता है, इसलिए जनता ही पावरफुल है। जनता जो चाहती है वही, क्योंकि जनता के द्वारा ही यहाँ पर सरकार चुना जाता है, जनता ही वोट करके सरकार को लेके आती है। तो लोकतंत्रात्मक देश में जनता को सब कुछ करने की स्वतंत्रता दी गई है। समानता की स्वतंत्रता है और समानता की स्वतंत्रता, और लोकतंत्र में सब कुछ बोलने की, स्पीच, भाषण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म के शासन शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वतंत्रता है, समानता की स्वतंत्रता दी गई है। तो लोकतंत्र में सब लोग समान हैं, इसलिए किसी में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए मीडिया को कोई भी बात लोगों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए, या मीडिया में न्यूज़ या पेपर में छापने के लिए, इन सब चीज़ों का मतलब ध्यान देना पड़ता है कि यह देश लोकतंत्रात्मक देश है। इस तरह के अगर किसी भी प्रकार के मीडिया में प्रचार प्रसार किए जाते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट या क्या प्रभाव जनता पर पड़ सकता है। इस पॉइंट पर हम आते हैं मीडिया नैतिकता और जवाबदेही। मीडिया जो है नैतिकता और जवाबदेही, यानी कि जो भी बातें वो सामने आती है उसका जवाबदेही मीडिया को भी देना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है यह कहा गया है कि मीडिया को ध्यान से जानकारी देनी चाहिए, एहसास होना चाहिए कि उनके समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। कोई भी ऐसी बातें मीडिया में नहीं आनी चाहिए जिससे समाज में असंवैधानिक तत्व फैले या किसी प्रकार का रोष या द्वेष जनता के बीच में, समाज को नुकसान पहुंचाने, हिंसा भड़काने, यही सब बातें नहीं होनी चाहिए। और मीडिया को सच दिखाना होता है, अर्थात एक विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त सभी तथ्यों की ईमानदारी से सामने रखना चाहिए। जो भी बातें हो, सच्चाई होनी चाहिए उनके न्यूज़ को दिखाने में, समाचार को दिखाने में। ये जो बातें सामने ला रहे हैं, जो तथ्य सामने ला रहे हैं, उस मुद्दों को, उस इशू को एकदम तथ्य रूप में सही होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की हमलेबाजी या धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका सब लोग जानते हैं कि अगर वो सामने आ गए तो जनता उसका विरोध करेगी ही। अब आते हैं, क्योंकि जनता ही मीडिया को भी उसका जवाब भी देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता और कानूनी देखरेख। प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता से ली गई है, जिसमें कि भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार एक मौलिक अधिकार है। यानी कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता दी गई है, तो भाषण देने की भी स्वतंत्रता है, लोग फ्री होकर के अपनी बात को कह सकते हैं, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है या किसी के दबाव में रह करके कोई ये कार्य नहीं करता है, क्योंकि मौलिक अधिकार में हमको स्वतंत्रता दी गई है, भाषण की भी स्वतंत्रता दी गई है। 1956 ईस्वी में भारत के समाचार पत्रों का पंजीयन कार्यालय RNI के नाम से अधिक लोकप्रिय अस्तित्व में आया था। भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों का RNI के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है और उन्हें पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस समय परिसंचरण और स्वामित्व के बारे में जानकारी की छानबीन भी की जाती है। 1962 ईस्वी में रेडियो और टेलीविजन के आगमन के साथ एक प्रसारण संहिता भी बनी, जिसमें निहित सिद्धांतों को निम्नलिखित के साथ अपनाया गया था।
सभी कार्यक्रमों में शालीनता और मर्यादा के उच्च मानकों को बनाए रखना और बढ़ाना, सांप्रदायिक सौहार्द, साहित्य, धार्मिक सहिष्णुता और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना, एक निष्पक्ष और सहज ढंग से विवादास्पद सार्वजनिक मुद्दों का समाधान ढूंढना, मानव अधिकारों और गरिमा का सम्मान, शिक्षा और संस्कृति की उन्नति को बढ़ाना। तो ये सारे जो है सब क्या है, ये प्रेस की स्वतंत्रता कानूनी यानी प्रेस जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसीलिए तो मीडिया वाले अपने जो भी मुद्दे होते हैं वो निर्भीक होकर के, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के सब सारे मुद्दों को वो ले आते हैं सामने, जो कि जनता तक या पूरे विश्व उसको देखता है। तो इस तरह से वे लोग बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। 1966 ईस्वी में भारतीय प्रेस परिषद को प्रेस की स्वतंत्रता को संतुलित करने के साथ मीडिया की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य प्रेस के मानकों में सुधार के साथ प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना भी था। प्रेस परिषद अधिनियम 1978 आचार संहिता के उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर प्रेस के खिलाफ शिकायतों के निपटारे के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आचार संहिता यानी कि जब कोई भी इलेक्शन या किस होने वाले होते हैं तो उस समय आचार संहिता लागू कर दी जाती है। तो उसमें गवर्नमेंट के या सरकार के किसी भी प्रकार के काम नहीं किए जाते हैं। तो अगर ऐसे में उसका उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के लिए न्यायपालिका बनी हुई है या दंड विधान बनाया गया है। तो प्रेस वही काम करता है कि आचार संहिता के उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रेस के खिलाफ शिकायतों के निपटारे के लिए एक तंत्र के रूप में वह कार्य करता है। मीडिया प्रेस परिषद उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक संस्था है। तो इस तरह से प्रेस जो है वह कानूनी देखरेख के अंदर में भी काम करता है। यानी कि प्रेस बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार की चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार के मुद्दों को वह सामने ले आता है। लेकिन इन बातों को उसको ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी उनके तथ्य से, किसी भी मुद्दे से, किसी भी न्यूज़ से, किसी भी समाचार से उनको समाज में अराजकता फैलाने का कोई दायित्व नहीं दिया गया है। और वह समाज में रहने वाले लोगों का ध्यान रखते हुए कि इससे किसी प्रकार की किसी को आघात न पहुंचे, तब वह काम कर सकता है। मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र है। लास्ट पॉइंट पर आते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम। यानी कि जो सूचना के अधिकार दिए जाते हैं वह सबको मालूम होना चाहिए कि सूचना का अधिकार कब आया, किसको इस सूचना सबको मिली कि नहीं मिली, आम जनता तक पहुंचाई गई कि नहीं। तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम कब शुरू किया गया? 1993 में उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान परिषद अहमदाबाद ने सूचना का अधिकार अधिनियम मसौदा इसका प्रस्तुत किया था। 1993 ईस्वी में इसको अहमदाबाद ने शुरू किया था। 1996 ईस्वी में भारतीय प्रेस परिषद ने न्यायाधीश आर.बी. सांबत की अध्यक्षता में तैयार किया गया मसौदा यह प्रस्तुत किया गया। तो 93 में यह अहमदाबाद में सूचना का अधिकार अधिनियम शुरू किया गया अधिनियम, और 96 में इसको आर.बी. सांबत की अध्यक्षता में इसको पूरी तरह से तैयार करके प्रस्तुत कर दिया गया। सूचना के अधिकार पर लोगों का अभियान सूचना के अधिकार का विजेता बना। 1997 ईस्वी में विधायी प्रारूप बनाने के लिए शौरी समिति नामक एक समिति का गठन भी किया गया। 97 में एक शौरी नामक समिति का गठन भी किया गया। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम को शीघ्रता से तैयार भी कर लिया गया और 2004 में इसे लोकसभा में प्रस्तुत भी कर दिया गया। यानी 93 में अहमदाबाद में सूचना अधिकार अधिनियम बनाया गया और 96 में उसको आर.बी. सांबत की अध्यक्षता में उसको प्रस्तुत किया गया और 1997 में प्रारूप उसका शौरी समिति नामक एक से बनाया गया और 2002 में उसको अधिनियम को शीघ्रता से पूरी तरह से तैयार कर लिया गया और 2004 में इसको लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया गया और 2005 में यह जो पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और संस्थाओं जिन्हें 30 दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है से जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। आरटीआई जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू है। यानी अब तो जम्मू कश्मीर भी उसी में आ गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर में भी ये नियम लागू कर दिए गए हैं। अधिनियम निर्देश करता है कि यह दिशा निर्देश करता है कि नागरिकों को किसी भी जानकारी के लिए दस्तावेज, कार्य और अभिलेख के निरीक्षण का अनुरोध करने का अधिकार है। यानी जनता को किसी भी प्रकार का उनको दस्तावेज या जानकारी लेने का पूरी तरह से यह अधिकार दिया गया है।
सभी संस्थानों को लोगों द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पर प्रतिक्रिया करने के लिए जन सूचना कार्यालय PEO नियुक्त करना चाहिए। यदि सूचना की मांग किसी और कार्यालय से प्राप्त किया जाना है तो PIO को उसे 5 दिनों के भीतर तदनुसार अनुरोध स्थानांतरित करना होगा। आवेदन लिखित रूप में PIO के पास जाना चाहिए। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उसको की सूचना का अधिकार, यानी कि नागरिकों को पूरी तरह से इस सूचना के अधिकार आपको मिले होने चाहिए, दिए जाते हैं। और सूचना का अधिकार हर व्यक्ति को, हर नागरिक को जानने का अधिकार है। तो अगर उसको ये सूचना नहीं मिल पाती है तो वह फिर से अधिकार जानने का अधिकारी है, वहाँ पर PIO के पास जा सकता है, अपनी जानकारी ले सकता है और ले करके जो भी सूचनाएं निकलती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें वह जानकारी ले करके उस सूचना को इकट्ठा कर सकता है। तो बच्चों, आज हमने इस लेसन को ख़त्म किया। आपको इसमें लेसन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है ऐसे हम करा देंगे उसको, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसको आप लोग कर करके कॉपी में, फेयर कॉपी में इसको कंप्लीट कर डालें। लेकिन लेसन को या पार्ट को अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए।